जैसलमेर दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज सिंह सिसोदिया। आज के इस अंक में आप देखेंगे जैसलमेर के लोगों का सपना सिटी पार्क है अभी भी अधूरा। भारत पाक युद्ध का हीरो, एक ऐसी ही शमशान भूमि जिसको देखने के लिए लोग देते हैं पैसे। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए दी थी एक ब्राह्मण ने जान। और अंत में जैसलमेर की शख्सियत में आज हम आपको मिलवाएंगे क्वीन हरीश से। सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर के सिटी पार्क की। जिला कलेक्टर हेमंत गेरा और नगर परिषद जैसलमेर के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक तंवर ने जैसलमेर के लोगों को सिटी पार्क का सपना दिखाया। एक ऐसी जगह जहां पर तमाम सुविधाएं जैसे बच्चों की ट्रेन, झूले, फव्वारे, रंगीन लाइटें, बैठने की व्यवस्था, घास का मैदान जैसे खूबसूरत जगह थी, जहां पर जैसलमेर के रेगिस्तान के बीच स्वर्ग जैसा अनुभव हो। लेकिन करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी क्या मिला? पार्क में उड़ती धूल, उखड़ा हुआ फुटपाथ, जंगल में लगे फव्वारे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुरेश कुमार हर्ष की ये रिपोर्ट। हम खड़े हैं जैसलमेर के हृदय स्थल सिटी पार्क। हाँ, यही सिटी पार्क जो तत्कालीन उस समय के जिला कलेक्टर हेमंत गेरा ने एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत जैसलमेर शहरवासियों के लिए एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाने का निर्णय लिया। यह करीब 100 भी गोविंदसर तालाब के ठीक जुड़ता हुआ, शहर से बिल्कुल नजदीक, किले की परिधि को दिखाता हुआ आज ये अपने हालात बयां कर रहा है। कितनी दुर्दशा का शिकार है। यहाँ एक नाम नहीं है दूब का, हरी दूब का एक नाम नहीं है। रेत उड़ रही है, सरासर रेत, जिस पे कई पैसे सरकार ने खर्च कर दिए। ठीक उसी के साथ यह फुटपाथ जिसके उखड़े हुए पत्थर ये कह रहे हैं अपनी कहानी, और उसी के साथ जुड़ा हुआ यह फुहारा जहां लाखों रुपए खर्च किए गए थे, और इसके अंदर की दुर्दशा, टूटी हुई टाइल्स दीवार है और सड़े हुए उनके फुहारों के पाइप। और न जाने इस सिटी पार्क के अंदर टाउन हॉल बनाने की योजना थी और बच्चों के लिए छोटी मिनी ट्रेन लगाने की व्यवस्था थी, एक पिक्चर हॉल और कई खाने पीने की अच्छी स्टॉलें लगाने की व्यवस्थाएं थी, और बुज़ुर्गों के लिए सुबह और शाम घूमने के लिए यहाँ अच्छी फुटपाथ के साथ उनके लिए बैठने के लिए बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाओं की सपने सजोए थे। लेकिन आज यहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल निर्जन है, एकदम सुनसान, मात्र बच्चों के खेलने के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन शहर से नज़दीक करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति जस की तस है। तो जैसा कि हम ये आपको लेके आए हैं सिटी पार्क में, तो इसका मुख्य दोषी कौन है? क्या यहाँ का प्रशासन या यहाँ का नगर पालिका विभाग? यहाँ जिसको हम चुन करके भेजते हैं वह हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, यहाँ के नेता जिन्होंने कभी इस तरफ आने का जरूरत भी नहीं की, आज यह अपनी दुर्दशा स्वयं बयां कर रहा है। तो हमें दोष किसे देना चाहिए? जहां तक हमारा मानना है कि यहाँ की जनता ही इसकी दोषी है, जिसने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया, यहाँ कभी आती नहीं। उन्हें पता भी नहीं है कि एक बहुत बड़ा पार्क, सिटी पार्क, जो इस हालात में हो रहा है, जैसा कि कभी इसके अंदर लाखों, हजारों, लाखों रुपए के पौधे लगाए गए थे, अलग अलग तरह के फूलदार, फलदार, लेकिन वो पौधे लगे ही नहीं। कहते हैं कि उसकी जांच भी पेंडिंग है। तो देखो, यह सिटी पार्क अपनी व्यथा कह रहा है और शहरवासियों से कह रहा है कि मुझे संभालो, मुझे संभालो, मुझे संभालो। 1971 में भारत पाक के बीच पश्चिमी सीमा पर लोंगेवाला युद्ध पाकिस्तान के टैंकों की कब्रगाह के रूप में याद किया जाता है। इस युद्ध में भारत के हंटर विमानों ने युद्ध कौशल और बहादुरी का ऐसा उदाहरण पेश किया था कि भारतीय हवाबाजों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड को नेस्तनाबूद कर दिया था। उस युद्ध में भारतीय वीर जवानों के अलावा एक हीरो था, ब्रिटेन में निर्मित हंटर विमान। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सुरेश कुमार की रिपोर्ट। यह है पाकिस्तान भारत 1971 युद्ध लोंगेवाला का हीरो हंटर, ब्रिटेन निर्मित। हाँ, जिसने पाकिस्तान की ब्रिगेड, टैंक ब्रिगेड में कोहराम मचा दिया था।
56 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था और ब्रिगेड को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। यही वो हंटर ब्रिटेन निर्मित, जैसा कि उस समय इसमें रात्रि में उड़ान भरने की क्षमता तो थी, लेकिन लाइट विजन नहीं होने की वजह से इसने उस युद्ध में सुबह की पहली किरण के साथ हमला पाकिस्तान की ब्रिगेड पे किया और तानाशाह पाकिस्तान के टैंकों के बीच में कोहराम मचा दिया। आज रिटायरमेंट होने के बाद इस हंटर को यहाँ रख दिया गया है। कई देसी विदेशी पर्यटक देखने के लिए आते हैं और जहाँ तक कि दुश्मन देश के पर्यटक भी इस हंटर को देखने के लिए आते हैं। आज भी यह अपनी गाथा कह रहा है उस 1900 युगोत्तर युद्ध की, जिसमें ब्रिगेड पाकिस्तान टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया था, कोहराम मचा दिया था। हाँ, यही हीरो 1900 युगोत्तर लोंगेवाला युद्ध का। उसके बाद आज तक इस पाक सीमावर्ती क्षेत्र की सीमा पर कभी पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं की, कभी भी इस तरफ आंख उठा करके नहीं देखा। यही वो हीरो था जिसने पाक को दांतों तले चने चबा दिए थे। हाँ, यही हमारा 1971 का हीरो। दुनिया में ऐसी कोई शमशान भूमि नहीं होगी जहां लोग खुशी से जाना चाहें, लेकिन जैसलमेर की व्यास छतरियां एक ऐसी शमशान भूमि है जहां लोग खुशी से पैसे देकर देखने जाते हैं। व्यास छतरियों के नाम से मशहूर ये शमशान भूमि जैसलमेर के ब्राह्मणों की है, जहां सुंदर कलात्मक छतरियां देखने के लिए लोग पैसे देकर जाते हैं। यह जैसलमेर के मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में अपनी जगह बना चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अमूमन जैसा कि शमशान घाट के पास नज़दीक जाना लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन हम जहां खड़े हैं वह है व्यास छतरियाँ। व्यास छतरियाँ यानी कि शमशान घाट डूंगरी, जहां पर्यटक पैसा दे करके और फोटोग्राफी करने देखने के लिए आते हैं। जैसलमेर के अंदर यह छतरियाँ पर्यटक के रूप में विकसित हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसा कि अमूमन देखने में आता है, यहाँ पर भारत में शमशान घाट के पास जाना या उसके नज़दीक से चलना लोग कम पसंद करते हैं, लेकिन जैसलमेर का पर्यटन स्थल एक विशेष, जो कि शमशान घाट व्यास छतरी आपके सामने, यहाँ पर पर्यटक पैसा दे करके और अपने फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए आते हैं। एक शमशान घाट जो कि पैसा दे करके देखा जाता है, उसकी वजह यह है कि किसी ज़माने में और आज इस व्यास छतरियों में कई कलात्मक छतरियाँ बनी हुई है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अपने पूर्वजों के लिए यादगार के लिए अच्छी अच्छी छतरियाँ नक्काशीदार बना के रखी है, जिसे पर्यटक देख करके बहुत खुश होते हैं। 7 समंदर पार से आते हैं और पैसा दे करके इस छतरियों को देखते हैं। यह स्थल आज पर्यटन के क्षेत्र में अपना नाम कर चुका है, बहुत ही अपना अच्छा नाम कर चुका है। तो ये है व्यास छतरियाँ डूंगरी। महिलाओं के अधिकारों की बात आज पूरी दुनिया में की जा रही है। भारत में महिलाओं के सम्मान व अधिकार की लड़ाई सैकड़ों साल पुरानी है। 400 साल पहले जैसलमेर में एक महिला के अधिकार के लिए वासु ब्राह्मण ने अपनी जान तक दे दी थी। इस कहानी को सुना रहे हैं सुरेश कुमार हर्ष। आइए तो मैं आपको सुनाता हूँ एक अजीब कहानी, महिला के अधिकारों की लड़ाई। आज से करीब 450 वर्ष पूर्व इसी स्थान पर एक ब्राह्मण ने महाजन महिला के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया था। तो दोस्तों, यही वो छतरियाँ हैं। ये हमीरसर नाम से तालाब जाना जाता है। यही हमीरसर जो एक महाजन हमीर केला के नाम से था, वह बड़ा ही संपन्न और सामर्थ्य महाजन था, जिसकी राज परिवार में बहुत चलती थी, धनाढ़ था। चूँकि उसने 2 शादियाँ कर रखी थी और वह अपने नाम को वर्षों वर्षों तक, आने वाले युगों तक स्थायी रखना चाहता था, उसी के लिए उसने एक तालाब खुदवाने का अपना इच्छा जाहिर की और उसी तालाब खुदवाने के लिए यहाँ पर उसने यह स्थान निश्चित किया और उसने राज परिवार से इसकी अनुमति मांगी। और जैसा कि उसकी 2 पत्नियाँ थी, एक बड़ी और एक छोटी, और यही हमीरसर, यहाँ पर उसने उस तालाब को खुदवाया। और तालाब खुदवाने के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसमें अपनी छोटी पत्नी को बिठाने के लिए उसने अपना मानस बनाया। जैसा कि वह समय था, उस समय राज परिवार में जिसकी चलती थी या राजशाही में जिनकी चलती थी, वो अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे। लेकिन जैसे कि हमीर केला की पत्नी, जो बड़ी पत्नी थी, उसने अपनी इसमें इच्छा जाहिर की, लेकिन उसे नकार दिया गया। लेकिन एक वासु ब्राह्मण था, जिसने
उस महाजन हमीर किला की बड़ी पत्नी के अधिकारों के लिए यहाँ पर उसने हमीर से कहा कि जो आप यह तालाब खुदवाया है और इसका जो आप यज्ञ और हवन कर रहे हो, उसमें अधिकार उस बड़ी पत्नी का यहाँ पर हवन में बैठने का है। चूँकि महाजन हमीर बड़ा ही शक्तिशाली था, साधन संपन्न था, पैसे में भी बड़ा अपनी हैसियत रखता था, तो उसने उसे नकार दिया और उस ब्राह्मण को कह दिया कि नहीं, यह कार्य मेरा है और मैं जैसे चाहूँगा वैसे ही होगा। लेकिन जो ब्राह्मण था वो हठी था और वो महिला अधिकारों के लिए उस समय की बात है, करीब 400-450 वर्ष पूर्व वह अडिग और वह लड़ पड़ा। उसने कहा नहीं, अगर यज्ञ में कोई बैठेगी तो आपकी प्रथम पत्नी ही बैठेगी, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं और मैं उसके अधिकारों के लिए लड़ूंगा। लेकिन जैसा कि महाजन नहीं माना और उस वासु ब्राह्मण ने वहाँ पर कटार यानी कि एक छोटा हथियार होता है, वह अपने पेट में घुसा दिया और अपनी यह लीला समाप्त कर दी। जैसा कि वो जो माहौल था, खुशनुमा माहौल, वहाँ पर हाहाकार मच गई और उस यज्ञ हवन मंडप में विघ्न पड़ गया और जैसा कि शुभ कार्य हो रहा था वहाँ पर कोलाहल मच गया। जैसा कि महाजन हमीर की बड़ी पत्नी थी, उसने वह जब देखा तो वह भी घबरा गई और उसने कहा यह जो पूरा भी घटना घटी है, ये जो पंडित या जो ब्राह्मण जिसने अपना यहाँ पर देह त्यागी है, उसका कसूरवार उसने अपने को ठहराया। और जैसा कि यही वो स्थान है, वहाँ पर उसने अपने गोद में उस ब्राह्मण को लेकर के और अपनी यह लीला समाप्त कर दी। उस हवन कुंड में अपने को आत्मदाह सहित उस ब्राह्मण के सौंप दिया और अपनी यह लीला समाप्त कर दी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, ब्राह्मण ने मृत्यु से पूर्व उस हमीर सेठ को कहा कि हमीर सेठ, तूने अपने अधिकारों का बहुत बड़ा गलत उपयोग किया है, तेरे इस हमीरसर में कभी पानी नहीं ठहरेगा। और आज भी यह हमीरसर, जैसा कि स्थिति आज बदल गई है और इस हमीरसर में कभी पानी नहीं ठहरा। और उसी की याद में ये दो छतरियाँ जो आप देख रहे हैं, ये उनकी बनाई गई, एक हमीर महाजन किला की बड़ी पत्नी की और एक उस वासु ब्राह्मण की। आज भी यह उस 450 वर्ष पुरानी कथा को, जहाँ पर महिला के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जाती थी, याद ताज़ा है और अपनी कहानी कह रहे हैं। तालाब चूँकि पीछे था, आज समय बदल गया है, पानी की आवश्यकताएं कम है, इसलिए उसकी हालात बड़े दयनीय हो गए। लेकिन ये कहानी आज से सैकड़ों साल पहले महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ी जाती थी। ये भारत के अंदर बहुत ही एक अनूठी मिसाल है। तो दोस्तों, यही वो हमीरसर, हमीर नाडा जो कि आपके सामने है। यही वो हमीरसर तालाब, जैसा कि यहाँ पश्चिमी रेगिस्तान जैसलमेर वर्षा की कमी रहती है, कई तालाब यहाँ पर खुदाए गए हैं जनहितार्थ। तो कहीं ना कहीं किसी में 4 महीना, किसी में 5 महीना पानी रहता है, किसी में साल भर भी रहता है। लेकिन जैसा कि यह हमीरसर है, यह श्रापित हमीरसर है, जहाँ उस ब्राह्मण ने जो अपनी आत्मलीला समाप्त की थी, उसने जो श्राप दिया था। तो कहते हैं कि इसमें एक रात में पानी भी नहीं ठहरता है, जैसा ही आया और वैसा के वैसा ज़मीन के अंदर सीधा चला जाता है। तो यह आज वीरान है, वही हमीरसर जो अपनी कहानी कह रहा है, बिल्कुल सूखा और निर्जन आज के हालात आपके सामने। जैसा कि आप देख रहे हो कि यह जो स्थान है, यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 3 तरफ पहाड़ियाँ हैं। जैसा कि इस पहाड़ी के ऊपर, ये इस पहाड़ी को सूली डूंगर भी कहते हैं। किसी ज़माने में यहाँ पर राजशाही में जो अपराधी होते थे, बड़े अपराधी, उनको फांसी की सज़ा दी जाती थी। इसको सूली डूंगर भी कहते हैं। ठीक इसी के सामने वो भी जो वहाँ ब्राह्मणों के शमशानों की छतरियाँ हैं, यह पूरा क्षेत्र पानी के भराव का क्षेत्र है। जैसा कि हमीर किला ने बड़ा ही सोच समझ करके अपना एक जो अपना युगों युगों तक नाम रहे, उसके लिए जनहितार्थ कार्य करने का जो अपना मानस बनाया था, उसमें यहाँ पानी ठहरने की पूरी गुंजाइश थी। चूँकि ये पानी का बड़ा क्षेत्र है और पहाड़ों से पानी ढलान में सीधा यहीं आता है। लेकिन जैसा कि उस वासु ब्राह्मण के श्राप ने आज तक इस हमीरसर में एक बूंद भी ठहरने नहीं दिया, यह भी बड़ा एक अपने आप में चमत्कारित कहानी है जो आपके सामने है। यही वो छतरियाँ और यही वो तालाब है। हम बात करते हैं नरेंद्र जी वासु, शिक्षाविद, युवा साहित्यकार, जैसलमेर के रहने वाले। तो हम इनसे जानेंगे हमीरसर के बारे में, जो महिलाओं की हितों की रक्षा के लिए एक वासु जी ने जो अपना बलिदान दिया था, उसके बारे में इनसे राय लेंगे, इनसे जानकारी लेंगे। तो वासु जी, थोड़ा उसके बारे में आप हमारे को बताइए। हमीरसर
इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। कहानी ये है कि जिस प्रकार आजकल महिला सशक्तिकरण, नारी सम्मेलन और बालिका शिक्षा और विभिन्न प्रकार की जो पुरातन में जो कुरीतियाँ रही है उनसे निवारण के लिए विभिन्न कार्यक्रम जो सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, तो वैसे उस समय की कोई सरकार नहीं हुआ करती थी, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया था उस काल में वासु जी ने, जिसकी कहानी मैं 2 मिनट की आपके सामने रखता हूँ। हमीर केला हुए हैं जिनका उस समय का दबदबा, उस समय की जो दबंगाई थी, उनका बहुत अच्छा वर्चस्व था। राज्य जो राजाओं के काल में उनका ज़बरदस्त वर्चस्व था। तो उनके 2 पत्नियां थी। हुआ ये कि वह एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, तो यज्ञ में चूँकि सपत्नीक विराजते हैं यज्ञ की आहुति के लिए, अतः उनकी 2 पत्नियां थी, तो उन्होंने छोटी पत्नी का चयन किया और यज्ञ में बिठाने के लिए और उनसे आहुति दिलाना तय किया। हमीर चूँकि दबंग थे, तो वो समाज से या अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं थे किसी के, लेकिन वासु जी ने अपने प्रयासों से, चूँकि वासु जी न केवल हमीर के नज़दीकी थे अपितु उनके वो कुलगुरु भी थे। इस कारण और इस अधिकार से उन्होंने उसको कहा, हमीर से कहा कि आप जो है छोटी पत्नी के बजाय बड़ी पत्नी को यज्ञ में स्थान देवें, तो उससे आपका कल्याण होगा। लेकिन वो हमीर तो हठधर्मी थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अतः वासु जी ने कहा कि यदि तू इस प्रकार से नहीं कर पाएगा तो बड़ी के अधिकारों का हनन होगा और उस हनन को मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अतः उन्होंने क्रोधवश किसी और का नुकसान न पहुंचाते हुए खुद को क्षति पहुंचाई और खुद ने वहां पर अपना ही आत्मदाह कर लिया। और यह कार्यक्रम वहीं रुक गया और एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। कहा जाता है कि महफिल तो गैर की हो मगर बात हो हमारी, इंसानियत जहां में औकात हो हमारी, जीवन देने वाले कुछ ऐसी ज़िंदगी दे, आंसू तो गैर के हो मगर आँख हो हमारी। मैंने सुना है कि आज भी हमीसर सूखा पड़ा है। तो ये आपने सुनी महिला के अधिकारों के हितों की लड़ाई। एक और कहानी के साथ फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। मैं सुरेश कुमार हर्ष, कैमरामैन स्वामी सिंह के साथ द वॉइस ऑफ जैसलमेर। और आइए अब मिलते हैं जैसलमेर के अंतर्राष्ट्रीय नर्तक जो अपनी नृत्य कला से दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके हैं और जैसलमेर में इनको क्वीन हरीश के नाम से जाना जाता है। आइए आज हम मिलते हैं एक जैसलमेर की शख्सियत जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कला में अपनी माहिरता रखते हैं। तो मिलते हैं हरीश कुमार नृत्य कलाकार से। तो हरीश जी, हमें आप बताइए, आपने यह इस क्षेत्र को कैसे चुना और आप जब छोटे थे तब इस क्षेत्र की तरफ आपने रुझान किस तरह किया और आज आप इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंचे? अपने हमारे साथ साझा कीजिए अनुभव। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ जैसलमेर को मेरी तरफ से, क्वीन हरीश की तरफ से और जैसलमेर के सारे लोक कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं मेरी नृत्य कला की जीवनी का। तो हरीश जी, कभी आपने ऐसा सोचा था
कि यह जो आपने क्षेत्र चुना है इसमें आप इतना लंबा सफ़र तय करोगे और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करोगे और इस क्षेत्र में बहुत बड़े कदम बढ़ाओगे, तो इसमें अपने अनुभव साझा कीजिए। जी हाँ, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ऐसा। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरा सपना तो यही था कि मैं टीचर बनूं, मगर जैसलमेर जैसी पर्यटक नगरी में कई बार टूरिस्टों को मनोरंजन करने के लिए तरह तरह के लोक कलाकारों की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि नृत्य कला मेरा शौक़ था, तो मैंने कहा क्यों न इसी में अपना करियर अपनाया जाए। और कई साल पहले की गई शुरुआत आज एक तरह से दुनिया की नज़र में महारत हो गई है। और जैसा कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने कौन कौन से देशों में यह कार्य किया और आपको सराहा गया, इसके थोड़े अनुभव साझा कीजिए। शुरुआती दिनों में मुझे याद है कि 2 साल तक मैंने भारत के कई प्रांतों में, कई ज़िलों में, कई राज्यों में प्रोग्राम किए और उसके बाद यहाँ से यूरोप से अमेरिका से जापान और विश्व के कई सारे देशों में। तो हरीश जी, जैसा कि कई विदेशी पर्यटक जो नृत्य में अपना शौक़ रखते हैं तो आपके पास सीखने के लिए आते हैं, तो जैसा कि यहाँ पर भी देखा जाता है, तो उसके आपके पास आने के बाद उनके अनुभव किस तरह से उनके आपके रहते हैं, उस पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालिए। कला का जितना प्रचार प्रसार करते हैं उतनी ही बढ़ती है। मेरे ऑल ओवर विश्व कहें तो 15,000 से अधिक स्टूडेंट हैं। उसमें से करीब 100 लोगों ने इसे अपना 100% जॉब बना के, काम बना के, कम से कम 100 लोग ऐसे हैं पूरे विश्व में, चाहे अमेरिका कहें चाहे जापान कहें, उन्होंने क्वीन हरीश स्टाइल को अपनी रोजी रोटी बना लिया है। अनुभव कहे तो ये डिपेंड करता है आपकी काबिलियत पर। और कई बार यहाँ पर्यटक आते हैं, जैसा कि अभी मुझे सुनने में आ रहा है कि पहले जैसलमेर में सिर्फ लोग जैसलमेर की कलात्मक हवेली, किला और सम के दोहरे और ऊँट देखने आते थे। अभी साल में एटलीस्ट 50 लोग ऐसे हैं जो क्वीन हरीश को देखने के लिए आते हैं। एज ए कलाकार मैं अपना सौभाग्य, अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ। हरीश जी, जैसा कि मैंने आपके कई कार्यक्रम देखे, नृत्य देखे, उसमें जो आपकी जो ड्रेसिंग कोड है और जो आपको नृत्य करते हो उसमें जो आपकी वेशभूषा और आपके ये जो आपने कार्य चुना है, इसमें जितने आप निपुण हो, इससे आपको कहीं आज जब मैं आपसे मिला हूँ तो उसमें और आज मुझे बहुत भेद लगता है, मैं उस समय पहचान नहीं पाता हूँ। तो यह चीज़ आपने कला कहाँ से सीखी या किससे सहयोग लिया, जो आपने ये ड्रेसिंग करते हो या जो आप उसकी वेशभूषा धारण करते हो, तो ये आपने किससे अनुभव लिया, ये थोड़ा साझा कीजिए। पूरे भारत में कई तरह के थिएटर एक्ट होते हैं, जैसे कि रामलीला, और हमारे जैसलमेर में कहें तो रामत। उसमें पुरुष कलाकार ही महिला कलाकार महिला के कपड़े पहनकर और अपनी एक्टिंग के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से लोगों का मन बहलाते हैं। तो ये इस तरह की कलाएं तो प्राचीन काल से चली आ रही है। मैंने ये महसूस किया कि मैंने खुद ने देखे हैं ऐसे थिएटर, रामलीला, रामत। वह उस समय लोग वो एक्ट करना चाहते हैं, वो डांस करते थे, बट किसी ने इसे इतना परफेक्टली नहीं लिया जितना शायद मैंने ले लिया। अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको उतना निपुण होना चाहिए कि नहीं, आपको जैसे आपको अपनी आंखें बड़ी करनी है या फिर ये जो हड्डी है वो मेकअप करके दिखती है तो उसे छिपा लेना चाहिए। पुरुष के नाक और होठ के बीच में ज़्यादा गैप होता है, लेडीज़ के नहीं होता है, तो उसे अगर लिपस्टिक लगा रहे हैं तो उस गैप को थोड़ा कम रखना है। इस तरह की डिटेल जो काम होते हैं वो शायद मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया। और ड्रेस के बारे में कहें तो यूँ था कि हम यहाँ से जोधपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कपड़ा लेके आ गए, ड्रेस पहन ली नहीं, मुझे अपने कैरियर में आज से 10 साल पहले लग गया था कि नहीं, मुझे प्रॉपरली जो मुंबई के डिज़ाइनर हैं जो इस तरह की चीज़ें डिज़ाइन करके
कपड़े कॉस्ट्यूम बनाते हैं, नहीं उसी से बनवाना है। तो हो सकता है इस तरह की जो एक एक चीज़ को बारीकी से लेना लोगों को भा गया। और कहते हैं कि जब अगर हम मेहनत सच्चे दिल से करते हैं तो भगवान सामने देखता है, तो उसी का असर है। तो हरीश जी, हम वॉइस ऑफ जैसलमेर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि यह आपका कार्य क्षेत्र, इसमें आप और भी अधिक बुलंदियां छुओ, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये था हमारा आज का जैसलमेर दर्पण का अंक। अगले अंक के साथ अगले रविवार को हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये अंक पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अपनी राय और प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।